नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के ज्ञानदूत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार खत्री, सहायक आचार्य लोक प्रशासन। आज आप लोगों को मैं लोक प्रशासन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन के बारे में क्या है अपना नॉलेज शेयर करूंगा। तो ये जो टॉपिक है समन्वय, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लोक प्रशासन के कुछ चिंतकों ने इसे संगठन का प्रथम सिद्धांत भी कहा है। तो समन्वय जो ये टॉपिक है ये महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि लोक प्रशासन के फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में संगठन के सिद्धांतों के अंतर्गत और एमए लोक प्रशासन के प्रीवियस में भी ये शामिल है। उसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी क्या है ये लोक प्रशासन के तहत आता है। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है एसएसटी का, उसके अंदर भी क्या है कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है। तो कुल मिला के क्या है ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक के बारे में हम क्या है जानकारी लेते हैं। आज हम समन्वय का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे उसको थोड़ा देख लेते हैं। हम सबसे पहले समन्वय का क्या अर्थ है उसके बारे में जानेंगे। अर्थ को जानने के पश्चात विभिन्न चिंतकों के द्वारा समन्वय की क्या परिभाषाएं दी गई है उसके बारे में भी हम क्या है देखेंगे। समन्वय को कभी कभी सहयोग के रूप में भी समझा जाता है, लेकिन समन्वय और सहयोग एक ही नहीं है, इन दोनों के मध्य अंतर है, इसको भी हम क्या है देखेंगे। तो अर्थात समन्वय और सहयोग में क्या अंतर है इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात हम समन्वय की क्या विशेषताएं हैं उनको देखेंगे और समन्वय को इजीली मतलब हम पहले ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्या है संगठन में कुछ ऐसी कंडीशंस हों तो समन्वय क्या है हमारे लिए प्राप्त होना आसान है। तो न्यूमैन ने क्या है कुछ 5 पूर्व शर्तें बताई थी समन्वय की, अगर वो संगठन में विद्यमान हो तो इजीली क्या है समन्वय की प्राप्ति हो सकती है। उसके पश्चात समन्वय संगठन में क्यों आवश्यक है और उसका हमारे संगठन में क्या महत्व है इसके बारे में भी हम जानेंगे। समन्वय के कौन कौन से प्रकार हैं, विभिन्न चिंतकों ने कौन कौन से प्रकार बताए हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। और समन्वय की जो प्राप्ति है वो कैसे की जाए अर्थात उसकी क्या विधियां हैं, क्या तकनीकें हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसके पश्चात हम विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने क्या है समन्वय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, अर्थात समन्वय में विभिन्न विद्वानों का क्या सैद्धांतिक योगदान है इसको हम देखेंगे। और अंत में हम क्या है समन्वय की प्राप्ति में क्या बाधाएं आती है या क्या ऐसी सीमाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा क्या है 2 भागों में होगा। तो आज हमारा प्रयास ये रहेगा कि समन्वय के अर्थ से लेकर हम प्रकार जो हैं उनके बारे में क्या है जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो समन्वय जो है उसके अर्थ के अंतर्गत देखिए इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, एक तो को और एक है ऑर्डिनेशन। को का मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर, और ऑर्डिनेशन जो वर्ड है वो एक्चुअल में ऑर्डर से बना हुआ है, यानी एक क्रम या एक व्यवस्था एक्टिविटी की या व्यक्तियों की या संगठन की इकाइयों की। तो एक साथ साथ जो व्यवस्था चलती है उसको ही क्या है हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये क्या है एक शाब्दिक दृष्टिकोण से बताने का हमें प्रयास किया गया है। अब संगठन में समन्वय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है और जेम्स डी मूने हैं, उन्होंने तो क्या है इसको संगठन का पहला सिद्धांत बताया है। यानी पहला इस प्रकार से है कि इसमें जो संगठन के दूसरे जो सिद्धांत होते हैं जैसे पद सोपान है, आदेश की एकता है, नियंत्रण का क्षेत्र है, सत्ता व उत्तरदायित्व है, पर्यवेक्षण है, ऐसे विविध प्रकार के जो सिद्धांत है ये सारे के सारे सिद्धांत क्या है समन्वय में शामिल हैं और इसी से संचालित होते हैं। क्योंकि देखिए जब हम संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे तो उसमें क्या है विविध प्रकार के क्रियाकलाप किए जाएंगे और वो विविध व्यक्तियों के द्वारा किए जाएंगे और विविध घटकों के द्वारा किए जाएंगे। तो ये जो सारी एक्टिविटियां हैं निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के द्वारा या क्रियाओं के द्वारा,
तो इनमें क्या है, समय का जो रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो समय के कारक को ध्यान में रखते हुए ही अगर गतिविधियां या एक्टिविटियां की जाएगी तो उससे क्या होगा, दोहराव और अतिराव या संघर्ष की समस्याएं पैदा नहीं होगी। तो कहने का भाव ये है कि समन्वय का जो सिद्धांत है वो क्या है, प्रशासन के हर एक्टिविटी में, हर चरण में व्याप्त होना चाहिए और होता भी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उससे क्या है, दोहराव, अतिराव, संघर्ष की समस्याएं उत्पन्न होगी। तो इसीलिए न्यूमैन क्या कहते हैं, ये कोई अलग गतिविधि नहीं है बल्कि एक शर्त है या एक स्थिति है या एक ऐसी सिचुएशन है जो प्रशासन के सभी चरणों में क्या है, विद्यमान या व्याप्त होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि समन्वय जो है वो प्रशासन का अभिन्न अंग है। बिना समन्वय के प्रशासन संभव नहीं है। और समन्वय के बारे में हम इतना कुछ बता दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि समन्वय अपने आप में क्या एक टारगेट हो गया। वास्तव में क्या, समन्वय जो संगठन का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति का केवल एक साधन है, अपने आप में साध्य या उद्देश्य नहीं है। समन्वय के अर्थ को मोटे तौर पर क्या है, दो रूपों में देखा जाता है। एक इसका सकारात्मक भाव होता है और एक नकारात्मक भाव होता है। सकारात्मक का मतलब ये है कि ये किन चीज़ों को लाता है या किन चीज़ों की प्राप्ति करता है, वो क्या है, सकारात्मक भाव है। और नकारात्मक के अंतर्गत ये होता है कि किन चीज़ों को ये हटाता है या दूर करता है। तो किन चीज़ों की प्राप्ति करता है, तो ये संगठन के जो व्यक्ति हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जो घटक हैं, इकाइयां हैं जो काम कर रही है, उनके बीच में सहयोग और टीम वर्क क्या है, ये लाता है। और किन किन चीज़ों को ये दूर करता है, उसमें क्या है, व्यक्तियों और इकाइयों के बीच जो संघर्ष है, अतिव्यापन है, विरोधाभासी उद्देश्य जो हैं, उनको ये हटाता है। क्योंकि यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि एक ही व्यक्ति ये काम कर रहा है, उसी कोई दूसरा कर लेगा, तो उससे क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो और अगर उद्देश्यों में स्पष्टता नहीं होगी तो भी क्या होगा कि काम क्या है, दोहराव युक्त होगा, उसमें संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको क्या है, समन्वय क्या है, दूर करता है। तो इस प्रकार से समन्वय के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, एस्पेक्ट होते हैं। समन्वय का अर्थ जानने के पश्चात अब हम क्या है, समन्वय की कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से क्या है, समन्वय की डेफिनेशन दी है और किन किन विद्वानों ने क्या दी है इसके बारे में हम क्या थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या न्यूमैन की डेफिनेशन को देखते हैं। न्यूमैन कहते हैं कि समन्वय निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नों का समकालीन संचालन है, अर्थात सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। आगे वो कहते हैं निष्पादन की उपयुक्त मात्रा, समय, संचालन की क्रियाओं में सामंजस्य व एकता क्या है, स्थापित हो सके। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए एक कोई कार है, उसका एक टायर क्या है, गड्ढे में फंस गया है। तो उसमें जो यात्री साथी बैठे हैं, 4-5 लोग हैं, तो अब क्या है, उस गाड़ी को क्या है, उस गड्ढे में से निकालने के लिए क्या है, वो धक्का देंगे और ड्राइवर जो एक है वो भी अपना क्या है, प्रयास करेगा साथ में। अब यदि सारे व्यक्ति पीछे से उसको एक साथ धक्का देंगे तो उस स्थिति में वो क्या है, गड्ढे से क्या है, गाड़ी बाहर आ जाएगी। यदि 2 व्यक्ति आगे से लग जाए, 2 पीछे से लग जाए और क्या है, अपना धक्का दे तो शायद वो क्या है, गाड़ी गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो कहने का भाव ये है कि जो फोर्स है उनकी वो उपयुक्त मात्रा लगाए और एक साथ टाइमली लगाए और एक निश्चित दिशा में लगाए। तो इसमें क्या है कि समन्वय में यही होता है कि जो प्रयास किए जाते हैं वो एक तो क्या समकालीन होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए सभी के, ठीक है, और निश्चित मात्रा जो चाहिए उतना ही लगना चाहिए और उसकी एक निश्चित दिशा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब उसमें मिल जाती है तो उससे क्या है कि वो सामंजस्य और एकता जो स्थापित होती है, उसी से फिर क्या है, निर्धारित लक्ष्य की क्या है, प्राप्ति होती है। तो इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण ये जो एक शब्द है, ये प्रयत्नों का समकालीन संचालन यानी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। यहाँ समय का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, यानी समय को ध्यान में रखते हुए एक साथ प्रयास किए जाए, पूरी पावर लगाई जाए, सारी एक्टिविटियाँ एक साथ की जाए, तो फिर क्या होगा, उससे जो उद्देश्य है उसकी क्या है, प्राप्ति हो सकती है।
इसी प्रकार जॉर्ज आर टेरी जो हैं वो भी क्या है डिफाइन करते हैं समन्वय को। वो कहते हैं कि विभिन्न भागों का परस्पर समायोजन। इन्होंने एक्चुअल में क्या एक मशीन का उदाहरण देकर समझाया था, और मशीन के जो विभिन्न भाग है उनमें क्या है प्रॉपर एडजस्टमेंट हो, और विभिन्न हिस्सों की गतिविधियों तथा प्रवर्तन जो है उनका एनफोर्समेंट जो है वो भी क्या है समय समय पर समायोजन हो। ये सब चीज़ें क्या है समन्वय होती है, जिससे क्या होता है समग्र के उत्पादन के लिए क्या है प्रत्येक भाग अपना अधिकतम योगदान दे सके। यानी ये मानिए जैसे अपने गाड़ी है, तो गाड़ी में क्या विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं, वो यथास्थान पर हर एक जगह लगा होता है। टायर अपनी जगह है, इंजन अपनी जगह है, गियर अपनी जगह है, रेस वाला अपनी जगह है। तो ये क्या है विभिन्न भाग जो हैं वो एक दूसरे से क्या है इंटररिलेटेड होते हैं और अलग अलग जगह रहते हैं, और उनकी गतिविधियां जो है वो इस प्रकार से टाइमली होती है, सिंक्रोनाइज होती है, जिससे क्या है वो सभी भाग अपना पूरा योगदान देकर क्या है उस गाड़ी को आगे की ओर चला देते हैं। तो इसी प्रकार संगठन जो है उसके जो विभिन्न घटक हैं, उसके जो व्यक्ति हैं, तो उनकी जो गतिविधियां हैं, उनके जो प्रयास हैं, उनको क्या है इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है समय के साथ, समय को ध्यान में रखते हुए, जिससे क्या है वो अपना अधिकतम उत्पादन दे सके और अति व्यापन और संघर्ष जो है उसकी स्थितियों को वो क्या है हटा सके। इसी प्रकार निग्रो भी कहते हैं कि संगठन के विभिन्न अंग एक साथ मिलकर प्रभावकारी रूप से कार्य करते हैं और संघर्ष, अतिराव, पुनरावृत्ति के बिना काम चलता रहता है। तो मिलती जुलती बातें ही हैं कि जो सारे अंग हैं वो एक साथ मिलें, जिससे क्या है ओवरलैपिंग है, कॉन्फ्लिक्शन जो है और जो रिपीटेशंस है वो सारी चीज़ें क्या है मिट जाएं। मुन्नेवेरेले भी क्या कहते हैं कि सामान्य लक्ष्यों की खोज में कार्यों की एकता प्रदान करने के लिए सामूहिक प्रयासों की क्या है व्यवस्थित व्यवस्था है। यानी जो कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं उनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है जिससे क्या है कार्यों में एकता आ जाती है और सामान्य लक्ष्यों की क्या है प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है न्यूमैन, जॉर्ज आर टेरी, निग्रो, मुन्नेवेरेले, इन लोगों ने क्या है समन्वय को क्या है डिफाइन किया है। इसके पश्चात अब हम क्या है समन्वय और जो सहयोग है उसके बीच में भी क्या है थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। जैसा कि कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि समन्वय और सहयोग क्या है, एक सी चीज़ें हैं, लेकिन वास्तव में क्या है समन्वय और सहयोग क्या है अलग अलग होता है। देखो सहयोग जो है उसमें क्या है स्वैच्छिक भावना होती है, यानी इच्छा से क्या है व्यक्ति अपने उसमें लग जाता है। लेकिन समन्वय जो है उसमें क्या है इच्छा के साथ साथ अन्य जो तत्व होते हैं वो भी क्या है भूमिका निभाते हैं। इसको एक उदाहरण की सहायता से भी हम देख सकते हैं कि जैसे एक जो टेलर है उसके पास कोई जो उसका ग्राहक है उसने पैंट सिलवाई थी, तो परंतु उसमें क्या है थोड़ा सा उस पैंट में क्या अल्ट्रेशन करवाना था। वो क्या था उसने कहा कि मेरी ये 2 इंच जो पैंट जो है उसको 2 इंच थोड़ा सा और ऊंचा कर दीजिए, नीचे ज़्यादा है। तो उसके जो मेन जो कारीगर है टेलर जो है उसके अधीनस्थ जो टेलर हैं उनके उसमें उसने किसी एक पर जिम्मेदारी डाले बगैर ही क्या कह दिया कि अपने 4-5 कारीगरों को ऐसे आवाज़ दे के कह दिया कि इसको 2 इंच ऊंचा कर देना। तो फिर क्या हुआ कि किसी एक कारीगर ने 2 इंच उसको ऊंचा कर दिया। अब किसी एक पर्टिकुलर को तो कहा नहीं, उसको ये बात पता नहीं क्योंकि संचार का अभाव था। तो फिर दूसरे कारीगर ने सोचा क्या पता ये पेंट करी कि नहीं करी, उसने भी 2 इंच ऊंची कर दी। तो ऐसे करते करते क्या उसकी 6 से 8 इंच क्या है 3 कारीगरों या 4 कारीगरों द्वारा हो गई। तो यहाँ पे क्या है सहयोग तो है लेकिन समन्वय नहीं है। समन्वय के लिए क्या संचार, समय, ये सारे घटक महत्वपूर्ण होते हैं, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के क्या है सहयोग में क्या स्वैच्छिक भावना रहती है, लेकिन समन्वय जो है उसमें इच्छा के साथ साथ अन्य कारक भी क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहयोग की भावना व्यक्ति में स्वतः उत्पन्न होती है, जबकि समन्वय के लिए क्या प्रयास करने पड़ते हैं। इसको एल.डी. वाइट ने भी आगे डिटेल में हम देखेंगे कि उन्होंने बताया कि समन्वय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप हो जाए, उसके लिए क्या काफ़ी धैर्य, परिश्रम और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। और टेरी भी कहते हैं समन्वय जो है वो क्या है सामूहिक कार्य से ज़्यादा है, क्योंकि समन्वय में प्रयत्नों की समकालिकता के साथ साथ सहयोग भी जरूरी है। ये दोनों चीज़ें जब मिलेगी तभी क्या है समन्वय की अवधारणा या समन्वय की प्राप्ति हो पाएगी। तो इस प्रकार से क्या है समन्वय और सहयोग में क्या है अंतर है।
समन्वय व सहयोग को जानने के पश्चात अब हम समन्वय की क्या विशेषताएं हैं, इससे क्या है हमारा समन्वय का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो समन्वय क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। यानी समन्वय ऐसा नहीं है कि आज विभिन्न गतिविधियों में या व्यक्तियों में जो संगठन में विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बना दिया, सिंक्रोनाइजेशन एफर्ट्स कर दिया, तो अब बाद में करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये तो क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि नित्य नए काम होते रहते हैं, नित्य नए घटक जुड़ते रहते हैं, तो उद्देश्यों की प्राप्ति चलती रहती है और संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, समय पर उद्देश्य की प्राप्ति हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है लगातार चलती रहती है। तो बार बार हर एक्टिविटी में, हर संगठन में, हर घटक में समन्वय क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलता है। अब समन्वय जो है, समन्वय ऐसे तो नहीं कि अपने आप स्थापित हो जाता है। तो विभिन्न संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कार्यकलाप हो रहे हैं, तो उनको क्या है करवाने के लिए टाइमली सिंक्रोनाइजेशन रूप से तो एक किसी शीर्षस्थ पदाधिकारी की आवश्यकता होती है, और उसकी ये जिम्मेदारी भी रहती है कि वह विभिन्न इकाइयों, व्यक्तियों, कार्यों और प्रक्रियाओं में क्या है समन्वय करे। जैसा कि आपने देखा भी होगा, जो बड़े बड़े संगठन हैं या कहीं बहुत बड़ा कोई आयोजन हो रहा है, तो उसमें क्या है कोऑर्डिनेटर या समन्वय का पद भी होता है। जैसे अपने टूर्नामेंट हो रहे हैं, मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल के या स्टेट लेवल के, तो उसमें कोऑर्डिनेटर की पोस्ट भी बनाई जाती है। उस कोऑर्डिनेटर का काम ही यही होता है कि जो एक्टिविटियाँ हो रही है और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो एजेंसियां जो जुड़ी हुई है, तो वो क्या है उस खेल के सफल संचालन के लिए कोऑर्डिनेटर क्या है उनकी सारी एक्टिविटियों को, उनकी इकाइयों को, उनके कार्यों को, सबको क्या है इस प्रकार से क्या है समयबद्ध तरीके से संचालित करवाता है, जिससे क्या है वो वांछित लक्ष्य जो उन्होंने तय किया है उसकी प्राप्ति हो सके। तो इस प्रकार से क्या है शीर्षस्थ जो पदाधिकारी है, जो अथॉरिटी है, उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समन्वय की क्या है संगठन में स्थापना करे। अब समन्वय जो है वो वास्तव में क्या सामूहिक सहयोग पर आधारित है। यानी जब एक से अधिक व्यक्ति काम करेंगे तो ही कोऑर्डिनेशन होगा। अकेले आदमी में कोऑर्डिनेशन की अवधारणा लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अकेला काम कर रहा है, ना तो उसे दोहराव होगा क्योंकि वो एक ही कर रहा है, ना ही उसका किसी से संघर्ष है और ना ही कोई अन्य प्रकार का मनमुटाव है, वो स्वयं ही काम कर रहा है। यानी उसके काम का किसी दूसरे पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अगर व्यक्तिगत क्रिया है तो उस स्थिति में समन्वय की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन जब सामूहिक सहयोग पर आधारित कार्य है तो उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन आवश्यक हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि समन्वय व्यक्तिगत क्रिया न होकर सामूहिक सहयोग पर आधारित है। इसके पश्चात सहयोग को सकारात्मक और अर्थपूर्ण ढंग से जब हम एकीकृत कर देते हैं तो वो क्या है समन्वय बन जाता है। ये हमने पहले भी देख लिया था, सहयोग में जब प्रयत्नों की समकालिकता आ जाती है तो वो क्या है समन्वय बन जाता है। समन्वय का उद्देश्य है संगठन में व्यवस्था स्थापित करना। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन। को का मतलब साथ साथ, टुगेदर, और ऑर्डिनेशन जो है वो वास्तव में ऑर्डर या व्यवस्था से बना हुआ शब्द है। तो इस प्रकार से क्या है संगठन में व्यवस्था को स्थापित करना और संगठन के लक्ष्यों को क्या है कुशलतापूर्वक प्राप्त करना क्या है समन्वय का उद्देश्य है। और जो समन्वय है यह संगठन के आंतरिक और बाह्य दोनों वातावरणों में जरूरी है। यानी संगठन के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनके क्रियाकलाप हैं, उसके साथ साथ संगठन के बाहर जो दूसरे संगठन हैं और जहाँ से उसको कोई इनपुट प्राप्त हो रहा है, उनसे भी क्या है उनको कोऑर्डिनेशन रखना जरूरी होता है। यदि ये नहीं होगा बाहर से भी कोऑर्डिनेशन, समन्वय, तो उस स्थिति में क्या है उस संगठन को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जो वांछित या निश्चित उद्देश्य जो हैं उनकी प्राप्ति क्या है फिर नहीं हो पाएगी। तो ये थी हमारी समन्वय की कुछ विशेषताएं। समन्वय की विशेषताओं को जानने के पश्चात न्यूमैन ने क्या है समन्वय के लिए क्या स्थापना के लिए 5 क्या है पूर्व शर्तें बताई है। पूर्व शर्तों का मतलब ये है कि समन्वय में अगर पहले मतलब संगठन में अगर पहले से ये कंडीशंस होंगी, ऐसी स्थितियां होंगी, तो क्या है समन्वय को प्राप्त करना या समन्वय की स्थापना करना आसान होगा।
पहला उन्होंने बताया है कि संगठन जो है वो क्या है, सरलीकृत होना चाहिए। सरलीकृत का मतलब क्या है, उसमें ज़्यादा जटिलताएं ना हो, उसका जो ढांचा है वो बिल्कुल इजी और सरल हो, और जो उसमें गतिविधियां भी हैं उनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, जटिलताएं ना हो। तो ऐसी स्थिति होगी तो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनमें क्या है, या जो संगठन के जो घटक हैं उनमें क्या है, सामंजस्य बैठाना क्या है, आसान होगा। दूसरा उन्होंने ऐसी कंडीशन बताई है संगठन के लिए कि उनके जो कार्यक्रम और जो नीतियां हैं वो क्या है, विरोधाभासी ना हो और एकदम सिस्टमेटिक हो, स्पष्ट हो। तो उससे क्या है, सामंजस्य जो है कार्यक्रमों में, नीतियों में क्या है, उसको आसानी से बिठाया जा सकेगा और समन्वय की स्थापना क्या है, इजी हो जाएगी। उसके पश्चात उन्होंने बताया कि संचार जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए अभी मैंने आपको टेलर का जो उदाहरण बताया तो उसमें क्या कम्युनिकेशन का गैप था, यानी अगर एक कारीगर दूसरे कारीगर से कम्युनिकेट कर लेता, संचार कर लेता, कभी तूने इसको कर दिया क्या 2 इंच ऊंचा, तो शायद वो क्या है, दोबारा डुप्लीकेशन या दोहराव नहीं हो पाता कार्य का। तो संचार बड़ा महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को, संगठन के विभिन्न अंगों को, संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों को और उनके कामों की एक दूसरे को जानकारी होना जरूरी है, संचार होना जरूरी है। संचार होगा तो दोहराव बिल्कुल नहीं होगा, काम की डुप्लीकेशन जो है वो नहीं होगा, उससे संघर्ष भी नहीं होगा और संसाधनों का अपव्यय भी नहीं होगा और उद्देश्यों की क्या है, प्राप्ति हो जाएगी। तो संचार जो है उसके सुव्यवस्थित तरीके होने चाहिए। सुव्यवस्थित का मतलब जो भी औपचारिक और अनौपचारिक जो कम्युनिकेशन के माध्यम है वो पर्याप्त मात्रा में हो और गैप ना हो काम करने वालों के बीच में। तो ये जो सुव्यवस्थित तरीके हैं ये भी क्या है, समन्वय की स्थापना में क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अब जो समन्वय है उसको क्या है, हम ज़्यादा थोप भी नहीं सकते। तो इस प्रकार की भावना संगठन में उद्देश्यों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति संगठन के जो उद्देश्य हैं, वो जो उद्देश्यों की प्राप्ति है, वो ऐसी भावना संगठन में काम करने वाले लोगों में बिठाना जरूरी है। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा काम है, हमें इसे प्राप्त करना है। इस प्रकार की जो भावना है ये क्या है, बिठाना जरूरी है। ऐसी भावना जो बैठेगी तो वो क्या है, समन्वय के लिए क्या है, कोऑर्डिनेशन के लिए, सहयोग के लिए, उसके लिए क्या है, हमेशा तत्पर रहेंगे। तो जबरदस्ती भी समन्वय को ज़्यादा देर तक प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसमें काम करने वाले लोग जब तक अपनी इच्छा या मनसा को स्पष्ट नहीं रखेंगे तब तक समन्वय की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। उसके पश्चात जो सुपरविजन है वो भी क्या है, बढ़िया अगर सुपरवाइजर है, पर्यवेक्षक जो देखने वाला है, वो जो जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है या समस्याएं आ रही है उनको क्या वो दूर करे, उनको मार्गदर्शन दे, काम करने वालों को संगठन की गतिविधियों में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो उनको भी वो क्या है, सही करवाने का प्रयास करे। तो इस प्रकार से क्या है, एक अच्छा पर्यवेक्षक अगर संगठन में हो तो भी क्या है, समन्वय को क्या है, बड़ा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो न्यूमैन ने ऐसी 5 कंडीशंस बताई है, अगर ये संगठन में विद्यमान हो तो समन्वय की प्राप्ति सरल और सहज हो सकती है। इसके पश्चात अब हम देखते हैं कि समन्वय जो है उसकी क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है। जैसा कि हम अर्थ में और उसके कुछ जो पूर्व शर्तें हैं उसमें हम देख चुके हैं कि जो काम है, संगठन की जो इकाइयां हैं, व्यक्ति हैं, उनकी गतिविधियां हैं, वो अगर क्या है एक टाइम में एक साथ और एक सिस्टम से होगी तो उससे क्या होगा, उसमें टकराव, संघर्ष, दोहराव, अतिराव, ये समस्याएं बिल्कुल नहीं होगी। जैसे मान लो गाड़ी निकालनी थी, वो एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, 2 आगे से हो गए, 2 पीछे से हो गए तो क्या होगा, उसमें क्या संघर्ष आ जाएगा, फोर्स एक दूसरे के सामने आ जाएगा, टक्कर लगेगी, तो वो गाड़ी कहाँ निकलेगी, नहीं निकलने का मतलब ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, ऐसी स्थितियां जो है उनको क्या है, ये कोऑर्डिनेशन बिल्कुल हटा देता है। तो पहली चीज इसकी यही है कि डुप्लीकेशन ना हो, टकराव ना आए, आपसी वैमनस्य ना हो, द्वेष ना हो, ये सारी चीज़ें क्या है, हटाने के लिए क्या है, ये समन्वय जरूरी है। कई बार संगठन में देखा जाता है कि कुछ लोग क्या है, अपना जो कार्य करते हैं उसको ज़्यादा महत्व देते हैं कि भी मैंने ये किया है और उसने देखो ये नहीं किया है, और वो दूसरे के कार्यों को क्या कुछ नहीं समझते, अपने कार्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है
वो क्या है समन्वय में क्या है दूर होती है। क्यों होती है? क्योंकि समन्वय में क्या होता है कि काम को बांट दिया जाता है, निश्चित समय दे दिया जाता है, कब करना है, कैसे करना है, किसको रिपोर्ट करनी है, तो वो उसको क्या है बिल्कुल परफेक्टली डिवाइड कर देने से क्या होता है कि वो दूसरे के से अपने कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि क्या उसका अपना कार्य है और दूसरे का अपना कार्य है। लेकिन जब अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, गतिविधियों में सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, कामों में सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, तो कोई व्यक्ति कहेगा जी मैंने तो इतना कर दिया, उसने किया ही नहीं। और अगर पहले से डिसाइड कर दिया जाए, प्लानिंग कर दी जाए, सारा सिस्टम बिठा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, समन्वय स्थापित हो जाएगा और व्यक्ति अपने कार्यों के बारे में ज़्यादा डींग नहीं आंकेगा और वो दूसरे के कार्यों की उपेक्षा भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार की जो ये टेंडेंसी है, प्रवृत्ति जो है, उसको रोकने में क्या है समन्वय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ लोग क्या है संगठन में ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, वो खूब काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने का प्रयास भी करते हैं, और वो कहते हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं और ज़्यादा अपने पास ऐसे लेता जाऊं, करता जाऊं, उससे फिर क्या है मैं मेरे ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और सारे लोग मेरे ही निर्भर हो जाएंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां भी आ जाती है कई बार संगठनों में। तो ये जो साम्राज्य निर्माण की जो प्रवृत्ति होती है ऊर्जावान व्यक्तियों में, उनको भी क्या है ये कोऑर्डिनेशन समाप्त करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में क्या है हर घटक की जिम्मेदारी समय के साथ क्या है तय कर दी जाती है। तो उस स्थिति में हर घटक का अपना रोल रहता है, हर व्यक्ति का रोल रहता है, हर गतिविधि का रोल रहता है। तो ये क्या सारी चीज़ें क्या है प्री डिसाइडेड होने से क्या है कोई एक व्यक्ति विशेष सारा काम करने का प्रयास नहीं कर पाता, और उससे क्या है साम्राज्य निर्माण की जो प्रवृत्ति है वो रुक जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब संगठन में व्यक्ति काम करते हैं तो एक से अधिक लोग काम करेंगे तो उनमें क्या कंपटीशन भी रहेगा, प्रतिस्पर्धा भी रहेगी। लेकिन जब क्या होगा पहले से डिसाइड कर दिया जाएगा कौन क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, कितने समय में करेगा, तो उस स्थिति में क्या है खतरनाक प्रतिस्पर्धा जो है, गला काट प्रतियोगिता जो है वो क्या है नहीं हो पाएगी, और उससे भी क्या है समन्वय जो है उसमें मदद करेगा और संगठन के उद्देश्यों की क्या प्राप्ति होगी। जब सारी चीज़ें टाइमली हर घटक अपने हिसाब से करेगा, समय पर करेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कार्यों का दोहराव, अतिराव, संघर्ष ये स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होगी। संघर्ष न होने की वजह से, अतिराव न होने की वजह से क्या है जो संगठन के लक्ष्य हैं वो क्या है निश्चित समय पर प्राप्त होंगे, और उससे क्या होगा संसाधनों का अपव्यय भी नहीं होगा। संसाधनों का अपव्यय नहीं होने से क्या है कार्यकुशलता का जो स्तर है वो ऑटोमेटिक उच्च हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग क्या है इसमें खत्म हो जाती है, संघर्ष खत्म हो जाता है। तो संसाधनों का अपव्यय भी खत्म हो जाएगा और टाइम से चीज़ें होंगी, तो उससे क्या है कार्यकुशलता या एफिशिएंसी भी क्या है बढ़ जाएगी, और जो संगठन के लक्ष्य हैं वो भी क्या है समन्वय से क्या आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि सारा दारमदार तो इसी पर ही है। बिना उद्देश्यों के कोई संगठन होता नहीं, और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सारे सिद्धांत बने हुए हैं, तो क्या है उसमें भी ये क्या अपना रोल अदा करता है। और अब देख रहे हैं विज्ञान व प्रौद्योगिकी युग में क्या है काम में काफ़ी जटिलताएं बढ़ रही है, नित नए संगठन भी बढ़ रहे हैं और विशेषज्ञता भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है कोऑर्डिनेशन को प्राप्त करना थोड़ा कठिन भी हो गया है और ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ेगी तो उसमें क्या है ओवरलैपिंग की संभावनाएं बढ़ेगी, कार्यों में विविधताएं बहुत ज़्यादा आ गई है। तो इस प्रकार से क्या है कोऑर्डिनेशन जो है वो हर कंडीशन में आवश्यक है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि वो एक अनिवार्य शर्त है और हर गतिविधि में वो क्या है आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये क्या है समन्वय की आवश्यकता और महत्व के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि समन्वय जो है वो कितने प्रकार का होता है। समन्वय मोटे तौर पर दो प्रकार का माना गया है, उसके बाद में कुछ चिंतकों ने इसको अपने अपने हिसाब से भी क्या डिफाइन किया है। एक तो होता है आंतरिक समन्वय और एक है बाह्य समन्वय। आंतरिक समन्वय का मतलब ये है कि संगठन जो है उसके अंदर जो व्यक्ति हैं, उसके अंदर जो कार्यकलाप हैं, उनमें जो समन्वय स्थापित किया जाता है, उनमें प्रयासों में जो तुल्यकालिकता या समकालिकता स्थापित की जाती है, वो तो आंतरिक समन्वय हो जाता है। बाह्य समन्वय का मतलब ये है कि संगठन के बाहर जो भी दूसरे संगठन हैं या जो उसका जहाँ से भी वो क्या है कोई इनपुट्स लेता है उनसे अपना कोऑर्डिनेशन करना क्या है बाह्य समन्वय है। ये जो आंतरिक समन्वय है इसी के ही दो प्रकार ये हो जाते हैं, जिसको एपलबी ने क्या है विभाजित किया है।
वो है एक तो लंबवत समन्वय और एक क्षैतिजीय समन्वय। लंबवत समन्वय क्या है कि ये पद सोपान व्यवस्था का ही जुड़ा हुआ होता है। ऊपर का जो संगठन है, नीचे के संगठन के बीच में जो समन्वय है, जैसे उसको क्या है, ये अधिकारियों के बीच में भी हो सकता है, संगठनों के बीच में भी हो सकता है, कर्मचारियों में भी हो सकता है। तो ये क्या है, लंबवत समन्वय है। जैसे एसडीएम और कलेक्टर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो लंबवत समन्वय हो जाएगा। और क्षैतिज समन्वय का मतलब ये है कि समस्तर है, जैसे एक एसडीएम का दूसरे एसडीएम के साथ, एक उपखंड का दूसरे उपखंड के साथ, एक कलेक्टर का दूसरे कलेक्टर के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, क्षैतिज समन्वय। तो इस प्रकार से जब समस्तरीय हो, इक्वल लेवल हो, चाहे वो पद का हो, चाहे वो संगठन का हो, चाहे वो काम का हो, चाहे वो किसी और का हो, तो जब वो इक्वल लेवल पर है तो वो क्षैतिज है, और जब वो ऊपर से नीचे के मध्य है तो वो क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। इसी प्रकार हर्बर्ट साइमन ने भी क्या है, दो प्रकार बताए हैं समन्वय के, एक तो प्रक्रियात्मक और एक वास्तविक। तो प्रक्रियात्मक तो समन्वय का मतलब यही है, जो काम में एक्टिविटियां या क्रियाकलाप जो किए चल रहे हैं, जिनके माध्यम से क्या है काम हो रहा है संगठन में, उन प्रक्रियाओं के मध्य में क्या है जो कोऑर्डिनेशन लाया जाता है उसको वास्तविक प्रक्रियात्मक समन्वय कहते हैं। जबकि वास्तविक समन्वय क्या है, जो वास्तविक काम है और जो उसका घटक है उसके बीच में जो समन्वय किया जाता है उसको क्या है, हम वास्तविक समन्वय कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये समन्वय के प्रकारों के बारे में देखा। तो आज हम वीडियो को या क्लास को ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसलिए हम इसको आगे के जो चैप्टर हैं हमारे, जो इसके हिस्से हैं समन्वय के, तो उसको हम क्या है कल देखेंगे। और ये देखिए, इसमें अब हमारे पास हम लोगों ने प्रकार तक इसमें अध्ययन कर लिया है, और विधियाँ, तकनीकें, सैद्धांतिक योगदान और बाधाएं और जो सीमाएं हैं उसके बारे में हम क्या है अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।